आज की वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका आखिरी सेमेस्टर होता है और उनको अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ फेस होते हैं। उसमें सबसे पहले हमें एक प्रपोज़ल को सबमिट करना होगा। प्रपोज़ल बनाने से पहले आपको जो सबसे पहला फेस है उसका जो टाइटल सेलेक्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइटल तो सिलेक्ट कर लेते हैं और लेकिन उनको बाद में इससे रिलेटेड डाटा नहीं मिलता, स्केल नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मेरे पास सामने जो आपको एक प्रोजेक्ट जो प्रपोज़ल है वो जो नज़र आ रहा है कि ये मैनेजमेंट का एम जी टी 619 का ये प्रपोज़ल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें देखें एक टॉपिक चूज़ किया हमने, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद एम्प्लॉइज़ मोटिवेशन। तो हमने ये जो कोई भी आप इंडस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, आप नेस्ले चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रपोजल फॉर्मेट के अबाउट। ये फॉर्मेट आपको दिया जाता है जो एलएमएस में गिवन होता है, जिसमें सबसे पहले देखें हमें एक टॉपिक चूज़ करना होता है। जो फ्रंट पेज हमारा होता है वो तो आप बेसिक देख ही लेंगे, जिसमें आपका एलएमएस आईडी और यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ जो देखनी होती है, JCL जॉब कंफर्मेशन लेटर आपको चाहिए होता है। तो फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंसेस हो जाती हैं, प्रोजेक्ट प्रोसीडिंग, लिटरेचर आ जाता है, मेथोडोलॉजी आ जाती है। इन सारी चीज़ों को हम अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हमने किस तरह से लिखना है। प्रोजेक्ट राइटिंग करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जब भी आप रेफरेंसेस को ऐड करते हैं तो आपको APA स्टाइल में करना होता है और जो आपकी लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.5 होती है। अब देखें यहाँ पे हमने जो एक टॉपिक चूज़ किया, इसमें हमने दो वेरिएबल यूज़ किए, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और हमने दूसरा क्या, एम्प्लॉय मोटिवेशन। यानी हमने इम्पैक्ट देखना है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एम्प्लॉय मोटिवेशन पे। हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए। पहले वेरिएबल को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो है एम्प्लॉय मोटिवेशन। यानी कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट अब डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करना है कि आई के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी भी केस स्टडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो इसका टाइटल होता है उस पर फोकस इसलिए करना होता है क्योंकि सारा आपका प्रोजेक्ट इसी पे चलेगा, इसी की आपने स्केलिंग करनी होती है। अब इस टाइटल पे आपने ज़्यादा टाइम इसलिए देना है कि अगर आपको टाइटल समझ आ जाता है तो आप अपने प्रोजेक्ट को ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइटल में आप देखें कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो हमारे जो एम्प्लॉइज़ मोटिवेशन है उसको किस तरह से इम्प्रूव करता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो ज़ाहिर आपकी मोटिवेशन भी बढ़ती है। लेकिन इस चीज़ को हमने एक सर्वे कंडक्ट करके चेक करना होता है कि क्या वाकई ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एम्प्लॉय मोटिवेशन का बायस बनता है कि नहीं बनता। तो ये आपको टाइटल पेज नज़र आ रहा होगा, किसी भी आपका प्रोजेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम तो हाइड कर दिया है। तो जो पहला आपका टाइटल पेज है, ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं हम। ठीक है, दूसरे में आपका JCL जॉब कंफर्मेशन लेटर आता है। अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के आपके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहले आपने बताना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इस टाइटल को आपने क्यों चूज़ किया है। तो हमारा जो ऊपर टाइटल सेलेक्ट हुआ था वो हमने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो सबसे पहले आपने इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अबाउट बताना है, उसके बाद आपने एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में बताना है, लेकिन आप साथ के साथ अपने साइटेशंस को ऐड करते रहेंगे, रेफरेंसेस को लिखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बताना है कि जो आपके पुराने रिसर्चर्स थे, ठीक है, जो आपको गूगल स्कॉलर्स पे मिलेंगे, आया कि उन्होंने इन वेरिएबल्स को यूज़ करके जो स्टडी की उनके जो रिजल्ट्स थे वो क्या कहते हैं कि आया कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। जो उनकी स्टडीज़ थी हमने उनके रेफरेंस लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटी छोटी हमने उनके जो लाइंस हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको निकाल के लिखा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला और आगे हमने उनका रेफरेंस कर दिया। ये जिस स्टाइल में रेफरेंस किया जाता है APA स्टाइल में, ठीक है, ये आप नोट कर लें। इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम चलेंगे अपने बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे हमने जिक्र करना होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट की इन वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर आप आपने इन वेरिएबल्स को यूज़ किया, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कि नीड ऑफ द और है, ठीक है, वक्त की ज़रूरत है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ की मोटिवेशन है वो डेफिनेटली इफ़ेक्टिव हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमने बैकग्राउंड में बताना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकी वैल्यूज़ क्या हैं
और आज के वक्त में ये जो वेरिएबल्स हैं ये किस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव का। जब भी आप कोई केस स्टडी रिसर्च स्टडी बनाते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, फिर हमने उसी डायरेक्शन में चलना होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव को हमने चूज़ किया कि हमारी स्टडी का जो पर्पस है वो है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का इम्पैक्ट देखना इम्प्लाई मोटिवेशन पे। ठीक है, उसके बाद आपने सिग्निफिकेंसीज देखनी है कि ये किस तरह से इसके रिजल्ट जो होंगे वो आपके लिए रिलायबल हो सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने देखना होता है आपके पास दो तरह की स्टडीज़ होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। जब हमने किसी भी फैक्ट एंड फिगर्स को नंबरिंग या ग्राफ की शेप में एक्सप्रेस करना हो तो वो हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। तो हमारा जो डाटा है प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स, तो हमने दोनों से यूज़ किया है। प्राइमरी सोर्स में आ जाता है कि हम डायरेक्ट हमने किसी से फॉर्म फिल करवाई है, ठीक है, या मिल के हमने किसी से डाटा कलेक्ट किया है। सेकेंडरी सोर्स में हम जो इंटरनेट से हेल्प लेते हैं, जर्नल्स रीड करते हैं, तो हमने वहाँ से स्टडी लिया है। डाटा कलेक्शन आपने कैसे की, डिफरेंट टूल्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के। इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, सर्वेस किए जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चनेयर्स का यूज़ किया था जिनके थ्रू हमने डाटा को कलेक्ट किया। पार्टिसिपेंट्स एंड जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास 100। ठीक है, तो अगर आप वहाँ से 10 लोगों से डाटा फिल करवाते हैं तो हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो 10 है, लेकिन जो हमारे रिज़ल्ट्स होंगे वो हम अंडरस्टूड करेंगे कि आपकी जो फुल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ हैं उनके भी वही रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। तो हमारा जो सैम्पल साइज़ है उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन को डायरेक्शन कर रहे होते हैं। बारी आती है सैम्पलिंग टेक्निक की कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज़ करनी होती है। एक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है। इनको एक दफ़ा आप स्टडी करेंगे, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो आपका नेचर ऑफ स्टडी होगा उस पर डिपेंड करेगी कि आप कौन सी जो टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी डाटा फाइंडिंग जो होती हैं, कलेक्शन एनालिसिस होता है, तो डेफिनेटली SPSS के थ्रू हमने डाटा एनालिसिस करना है। एंड पे देखें हमारे रेफरेंसेस ऐड हो जाते हैं जिनको हमने APS स्टाइल में लिखना होता है और जिनका जिक्र हम ऊपर अपनी स्टडीज़ में करते हैं। ठीक है, और ये फिर स्केलिंग आ जाती है। रेफरेंस आपके APS स्टाइल में होने चाहिए। जो स्केलिंग है, ये जो स्केलिंग है ये हमारे क्वेश्चनर्स होते हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं किसी भी रिसर्चर्स के। अगर आपको अपना टॉपिक सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर गाइड कर दूँगा।